देखिए भी बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल केज एंड डबल केज इंडक्शन मोटर्स। अब इनके एडवांटेजेस अपन को क्या करना है, डिस्कस करना है। एडवांटेजेस ऑफ द सिंगल केज एंड डबल केज इंडक्शन मोटर और दी वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और इन कंपैरिजन विद द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, वन केज मोटर या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, इनके कंपैरिजन में जब अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ये पूछा है। और आगे उसने पूछा है कि इफ द स्टैंड स्टिल इम्पिडेंस, उसको फुल स्टॉप कर दीजिएगा यहाँ पे, इफ द स्टैंड स्टिल इम्पिडेंस ऑफ द आउटर केज ऑफ अ डबल केज इंडक्शन मोटर इज 0.3 plus j 0.4 ohm and of the inner cage is 0.1 plus j 1.5 ohm। आगे पूछ रहा है कि कंपेयर द रिलेटिव करंट्स एंड टॉर्क्स ऑफ दिस मशीन। ठीक है, करंट्स एंड टॉर्क अपन को उसने क्या कहा, हम कंपेयर करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो उसने क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया है उसके बारे में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल केज एंड डबल केज इंडक्शन मोटर। तो हेडिंग डालेगा एडवांटेजेस of single cage and double cage motor, single cage and double cage motor and what double cage motor। ठीक है, सबसे पहली बात क्या हो सकती है एडवांटेजेस में। देखिए अपन जब भी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें उसमें मैं डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ और डबल केज और रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। इन दोनों में क्या होता है ना कि अपन एक्सटर्नल उसमें रेजिस्टेंस ऐड नहीं करते रोटर सर्किट में, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपन ऐड करने वाले अल्टीमेटली देखा जाए तो अपन क्या करते हैं उसमें जो कॉपर मटेरियल जो यूज किया जाएगा उसमें, किसमें वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में जो कॉपर मटेरियल यूज किया जाएगा वो ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू व्हाट, इन कंपेरिजन टू दी excuse me, in comparison to the copper material which is used in case of single cage rotor and single cage motor and double cage motor। तो अपन उसमें लिख सकते हैं कि copper material used in case of single cage and double cage induction motor is less, hence I square R losses are less, hence what efficiency of this particular machine is more than that of the wound rotor induction motor। बात समझ में आ गई। तो इसमें जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, इसमें अपन लिखेंगे copper material used is less, copper material used is less, hence I square R losses are less and hence efficiency is more, hence what efficiency is more। बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके अगले पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, इट इज रज्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, आप स्लिपिंग यूज नहीं करने वाले, ब्रशेस यूज नहीं करने वाले, तो मेंटेनेंस का पार्ट आने नहीं वाला है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन इज केज रोटर कंस्ट्रक्शन इज रज्ड कंस्ट्रक्शन, केज रोटर कंस्ट्रक्शन is a rudged construction, is rudged and no brushes and slip-ring, or you can say only no brushes लिख दीजिएगा, no brushes, so maintenance is less, hence maintenance is less। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें ना स्लिपिंग यूज करने वाले ना ब्रशेस यूज करने वाले, इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो स्पार्किंग वाला पॉइंट आ रहा था तो स्पार्किंग इसमें आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि सिंगल केज इंडक्शन मोटर एंड डबल केज इंडक्शन मोटर आर एक्सप्लोजन प्रूफ। ठीक है, बिकॉज देर इज नो एनी स्पार्किंग क्रिएट करने वाले ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, जैसे कि ब्रशेस के केस में हो जाता है या स्लिपरिंग के केस में हो जाता है। जब अवेलेबल होते हैं तो वहाँ से अपन करंट एक्सट्रैक्ट करने वाले तो अभी से कि कम्यूटेटर के मतलब वहाँ पे जो करंट बाहर आने के लिए जो भी कुछ मीन्स है, जो भी कुछ जरिया है कि उसमें से इसमें है ही नहीं, तो उसमें सवाल ही नहीं आ गया कि स्पार्किंग को मतलब स्पार्किंग वगैरह उसमें ऑकर हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस केस में। ठीक है, लेकिन वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में क्या होता है, आपके पास स्लिपिंग होती है, उसके ऊपर अपने ब्रशेस लगाते हो, वहां से आप बाहर से क्या कर सकते हो, उसमें रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, या अगर करंट लेनी तो करंट भी ले सकते हो आप। जब अपन ईएमएफ इंजेक्शन मेथड के बारे में बात करते हैं या दूसरे कुछ जो और मेथड्स होते हैं कि जिसमें
मैंने पढ़ा था आपको कॉन्कैटिनेशन मेथड जो होता था स्पीड कंट्रोल, तो उसमें अपन वहाँ से सप्लाई लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि स्पार्किंग ऑकर हो सकती है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई आपके पास ये जो मोटर्स होती है दीज आर द एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर। ठीक है, केज मोटर्स आर explosion proof, are what explosion proof। ठीक है, ड्यू टू द absence of slip rings and brushes, due to the absence of slip rings and brushes एंड वॉट ब्रशेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है, इसकी वजह से उसका जो ये वाला जो पॉइंट होता है आपके पास स्पार्किंग वाला, तो उसमें आने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या, स्पार्किंग का सवाल ही नहीं आएगा इसमें, क्योंकि उसमें स्लिपरिंग भी नहीं है और ब्रशेस भी नहीं है। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के केस में ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए इसमें मुझे एक बात बोलेगा, अगर उसमें इतनी हीटिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उसमें स्पार्किंग नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस है, और उसमें मैंने बोला भी आपको कि उसमें जो कॉपर मटेरियल यूज़ किया जाता है बहुत ही कम है, तो इसकी वजह से एस्कोरल लॉसेज जो आएंगे कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो हीटिंग प्रोड्यूस होने वाली थी, उसकी जो टेम्परेचर राइज आने वाला था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इंसुलेशन लग सकता था, क्योंकि उतने हीटिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप्ड होंगे, उन स्ट्रेसेस को कंट्रोल करने, मतलब उसको झेलने के लिए आपके पास उतना बेटर कूलिंग होना चाहिए, सो दैट दैट एटमॉस्फेयर ऑफ द मशीन विल बी मेंटेन कूल। तो ठीक है, उसमें इतना हो ही नहीं रहा है, उसमें इतनी टेम्परेचर राइज हो ही नहीं रही, उसमें इतना हीटिंग प्रोड्यूस हो ही नहीं रही है, तो ऑब्वियस है कि उसके लिए जो कूलिंग अरेंजमेंट रिक्वायर होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, सो लेस कूलिंग रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड। सो लेस कूलिंग रिक्वायरमेंट क्या? लेस कूलिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन वाउंड रोटर के केस में आपको थोड़े ज़्यादा कूलिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, लेकिन वो होता है ना कि फैन लगा देते हैं अपना उसको, ताकि वो आपके क्या करे, हाँ, रोटर सर्किट का जो पार्ट होगा उसको क्या करे, ठंडा करे। ठीक है, इसके लिए ये रहा एडवांटेजेस ऑफ द सिंगल केज एंड डबल केज मोटर के बारे में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, अब अपन बात डायरेक्टली किसके करते हैं, डबल केज का सिंगल केज के ऊपर क्या एडवांटेजेस उसके बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द डबल केज इंडक्शन मोटर ऑन द सिंगल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा, ये आपको इसमें नहीं पूछा लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, एडवांटेजेस ऑफ डबल केज, एडवांटेजेस ऑफ डबल केज ओवर सिंगल केज मोटर, ओवर सिंगल केज मोटर। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या हो सकता है इसमें, एक की देखिए जो आपके पास डबल केज इंडक्शन मोटर है उसमें अगर आपको जो दोनों बार से आपके पास मतलब कि जो इनर केज और आउटर केज इनके रेजिस्टेंसेस अगर आपको चेंज करने हैं तो आपको क्या करना है, बस जो बार है आपके पास इनर और आउटर केज के जो बार से रोटर बार से उनको क्या करना है, बस उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको चेंज करना है। एज यू विल चेंज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करस्पॉन्डिंगली यू आर गोइंग टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द मशीन्स, बोथ द केजेस। ठीक है, सिमिलरली व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट दी Similarly, when I will discuss about this particular one, अगर मैं रिएक्टेंस के बारे में बात करूँ, इफ यू वांट टू चेंज द रिएक्टेंस, अगर आप याद कर रहे हो तो देखिए मैंने इसके पहले के लेक्चर में मतलब इसके पहले वाली जो पार्ट था उसमें मैंने पढ़ाया था आपको, जो फ्लक्स लिंकेज होता है, जो आपके पास लीकेज फ्लक्स लिंकेज होता है वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटिव होता है, डायरेक्टली उसका रिलेशन किसके साथ होता है, इंडक्टेंस के साथ होता है। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अगर आपकी स्लॉट की डेप्थ जितनी बढ़ाते जाओगे उसमें क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा रिएक्टेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर मुझे रेजिस्टेंस चेंज करना है तो मुझे जो रोटर बार से इनर एंड आउटर केज के उनके क्या करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे चेंज करना है। और अगर सपोज मैं बात करूँ रिएक्टेंस की, अगर मुझे रिएक्टेंस चेंज करना है तो मेरे पास जो स्लॉट होगा उसका विड्थ और डेप्थ मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इतना आसान है कि जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको आसानी से चेंज कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई। और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसमें और क्या हो सकता है, देखिए इसके बेटर, अगर मैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करूँ तो उसमें सिंगल केज एंड डबल केज में जो आपके पास डबल केज इसका रनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होगा ना, स्टार्टिंग एंड रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर गोइंग टू बी बेटर ओवर द सिंगल केज इंडक्शन मोटर। इसके लिए क्योंकि आपके पास डबल केज में क्या होता है ना कि उसमें तुम थोड़ा कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन आपके अंडर में कि आप जिस तरीके से आप उसको चेंज कराओगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ये बना सकते हो। ठीक है, मतलब उसमें चेंज कर सकते हैं। वेराज इनके जो सिंगल केज इंडक्शन मोटर में आपने बस रख दिया, मतलब रख दिया, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, स्किन इफेक्ट की वजह से जो रेजिस्टेंस जो इंक्रीज्ड वैल्यू आएगा दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर बेटर स्टार्टिंग। लेकिन इसके केस में आप चेंज कर सकते हो उसको, मतलब क्या, जब आप उसमें रोटर बार इंसर्ट करोगे तो उसमें एरिया क्रॉस सेक्शन आपके हाथ में, आप उसको किस तरीके से प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर सपोज मैं बात करूं उसमें तो क्या लिख सकता हूं उसमें मैं,
डबल केज इंडक्शन मोटर के बारे में लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा ही क्या है, डबल केज के एडवांटेजेस लिखने और सिंगल केज। सो इट इज गोइंग टू गिव अस बेटर स्टार्टिंग एंड रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बेटर स्टार्टिंग एंड रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब बेटर स्टार्टिंग या रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा? स्टार्टिंग इसके लिए, क्योंकि देखिए मैंने बोला आपको कि रोटर बार का जो रेजिस्टेंस है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करके आप उसका स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इंप्रूव कर सकते हो, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। और एक्चुअली आपके पास होता क्या है ना, अपन जब बात करते हैं तो उसमें मतलब कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसको ऐड करके, या जो रोटर रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है उसका मतलब सिर्फ अपन को स्टार्टिंग का करंट रिड्यूस करना नहीं है, स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस या स्टार्टिंग का टॉर्क इंक्रीज करना नहीं है। अलॉन्ग विद दिस इट इज गोइंग टू इंप्रूव द स्टार्टिंग पावर फैक्टर, क्या स्टार्टिंग पावर फैक्टर को भी इंप्रूव करने वाला होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला इसमें जो पॉइंट होगा उसमें मैं कह सकता हूं कि आउटर एंड इनर केज रेजिस्टेंसेस कैन बी चेंज, आउटर एंड इनर केज आर रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड by varying area of cross section, can be changed by varying area of cross section, and reactance can be changed, by varying slot width and depth, by varying the depth and width of slot, rotor slot actually, by varying depth and width of slot। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस का डायरेक्ट देखिए आप सिंपल अगर आपको याद रखना होगा तो रेजिस्टेंस देखिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। बाय वेरिंग ए यू कैन वेरी रेजिस्टेंस आर, बस समझ में आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसके बात करूँ, इंडक्टेंस एल इज इक्वल्स टू व्हाट, फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय व्हाट, लीकेज फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। अगर आपको लीकेज फ्लक्स अगर इंप्रूव करना है, उसको चेंज करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि अगर आप लेंथ को चेंज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग रिलक्टेंस चेंज होगा, रिलक्टेंस चेंज होने की वजह से आपके पास जो यूजफुल फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। अगर आप रिलक्टेंस बढ़ा रहे तो यूजफुल फ्लक्स जो होगा कम होगा, यूजफुल फ्लक्स अगर कम हो रहा है इसका मतलब क्या, जो लीकेज है लीकेज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, लीकेज फ्लक्स बढ़ रहा है, लीकेज फ्लक्स बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, लीकेज इंडक्टेंस बढ़ रहा है, मतलब इंडक्टेंस बढ़ रहा है। अगर इंडक्टेंस बढ़ रहा है तो इसका करस्पॉन्डिंग इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो इस टाइप से। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये था आपके पास एडवांटेजेस ऑफ द डबल केज और सिंगल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस बोथ द मोटर, सिंगल केज एज वेल एज द डबल केज के बारे में, ठीक है। हेडिंग डालेगा नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल केज एंड सिंगल केज मोटर्स, but double cage and what, a single cage motor। अब इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, देखिए मैं अगर इसके डिसएडवांटेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो आपके पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसके कंपैरिजन में अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो स्लिप रिंग में क्या होता है, आपके पास जो रोटर सर्किट होता है उसमें आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, आप उसमें एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं स्लिप रिंग के जरिए, ठीक है। इसमें देखा जाए तो उसमें ऐसा कोई प्रोविजन अवेलेबल ही नहीं कि जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, इन केस ऑफ डबल केज और सिंगल केज इंडक्शन मोटर के बारे में, इसमें क्या होता है कि जो रोटर बार्स होते हैं, अगर एक बार अगर आपने उसको उस केज में प्लेस कर दिया तो बाय मींस ऑफ एंटरिंग्स आप क्या कर देते हो, उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हो। वंस योर रोटर बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड ऑन द बोथ द साइड, इट मींस दैट राइट नाउ यू कैन नॉट एक्सटर्नली ऐड और रेजिस्टेंस इनटू द रोटर सर्किट। एज
as you cannot add externally resistance into the rotor circuit, so you cannot change its parameters. स्टार्टिंग टाइम पे अपन बोलते हैं उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके अपन उसका स्टार्टिंग करंट रिड्यूस कर सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर सकते हैं, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं और स्टार्टिंग पावर फैक्टर भी इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई अवेलेबल ही नहीं, तो इसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं उसको, ये अपन कह सकते हैं कि दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन, इवन दो वी आर गोइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट वन, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस केस that resistance can be increased by increasing the area of cross section, उसके जब मैंने एडवांटेजेस बताया था, लेकिन ये कितना, क्योंकि जितना ज्यादा आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो उसकी क्या होता है, उसकी मोटाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ने के बाद क्या होगा, उसका कॉस्ट बढ़ेगा, तो कॉस्ट किसको अच्छा लगता है कि ज्यादा बढ़े भाई, तो मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो डिसएडवांटेज कहा जाएगा ना, ठीक है, आप उसमें उसका एडवांटेज गेन कर रहे हो, लेकिन उसको लिए तो तुम उसको कुछ कॉस्ट पे करते भी तो आपको उसको एडवांटेज आ रहा है, लेकिन उसमें मोटर के केस में तो ऐसा नहीं था ना, वाउंड रोटर के केस में, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो अपन इसमें सिंपली लिख देंगे कि देयर इज नो प्रोविजन, there is no provision to add resistance, to add external resistance in the rotor circuit, to add external resistance, in the rotor circuit, in the what, rotor circuit, ठीक है, इस टाइप से। इन मोटर के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए स्क्विरल केज मोटर में भी ऐसा एक्चुअली होता है, स्क्विरल केज में इसमें भी होता है एक्चुअली, दीज मोटर आर हाईली सेंसिटिव टू द वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, क्या बोल रहा हूं मैं, दीज मोटर आर हाईली सेंसिटिव टू द वोल्टेज फ्लक्चुएशन, whereas in case of the wound rotor induction motor, that motor is not that much sensitive to the voltage fluctuation, बात समझ में आ रही है मेरे हिसाब से आपको, ठीक है, तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है, स्क्विरल केज मोटर्स, मैं डायरेक्टली लिखता हूं स्क्विरल केज के लिए है, स्क्विरल केज मोटर्स आर हाईली सेंसिटिव टू voltage fluctuation, voltage fluctuation, बात समझ में आ गई, ठीक है, इसके ये वाली उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन स्क्विरल केज के में देखा जाए तो स्क्विरल केज में ये होता है, लेकिन वाउंड रोटर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो हाईली फ्लक्चुएबल है टू द व्हाट वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ऐसा बिल्कुल हाईली सेंसिटिव नहीं होती है, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर वो झेल सकते होते हैं स्ट्रेसेस को, ठीक है, लेकिन इस मोटर के केस में ये ऐसा झेल नहीं सकते उसमें, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर इसका नेक्स्ट एडवांटेज सॉरी डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपको कि स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में इसके रेजिस्टेंस को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो जितना रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में ऑफर करेगा उतना डायरेक्टली आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई जरिया नहीं कि आप जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो उसको वैरी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वहां पर अगर आपने एक बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर फिक्स कर दिया, उसके बाद अगर आप अपने मोटर को रनिंग परफॉर्मेंस के लिए या रनिंग जो आपका जो सपोज मैं कह सकता हूँ कि कोई भी एक आपका काम है इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, अगर आपने उस मोटर को वहां पे अगर एम्प्लॉय कर दिया, तो एक बार अगर आपने उसमें मोटर को ले लिया तो उसके बाद आप उसको एरिया ऑफ क्रॉस बार बार थोड़ी ना आप चेंज करने वाले हो, तो उसकी वजह से जितना रेजिस्टेंस आपकी मोटर स्टार्टिंग में ऑफर करेगी पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का जो भी कुछ एडवांटेज होगा डिसएडवांटेज होगा उसको आपको बियर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, उसमें जो स्टार्टिंग में अगर सपोज बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अगर आपकी मोटर स्टार्टिंग में अगर ऑफर करे, इसका मतलब क्या उसके करस्पॉन्डिंग जो I2R लॉसेस आएंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वो वाली एक प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसमें क्या, द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द स्टार्टिंग इन केस ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज मोर देन दैट ऑफ व्हाट वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। व्हाई एज कंपेयर टू व्हाट वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, बिकॉज इन केस ऑफ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर वी कैन चेंज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, जितना आ रहा पूरा का पूरा आपको बियर करना पड़ेगा, उसकी वजह से जितने एडवांटेजेस होंगे डिसएडवांटेजेस होंगे सभी को आपको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ भाई इसमें क्या, मैं इसमें कह सकता हूँ कि the starting the energy lost in starting में ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, energy lost in starting is more in squirrel cage induction motor, in what squirrel cage induction motor as compared to slip ring induction motor, as compared to what slip ring induction motor, ठीक है, इस टाइप से।
इसके बाद उसका एक और एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज है कि डबल केज इंडक्शन मोटर में जो आप पुल आउट टॉर्क, और मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम टॉर्क जो ऑब्टेन करते हैं इट इज लेस देन दैट ऑफ सिंगल केज इंडक्शन मोटर या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अपन डबल केज के लिए इसके लिए जा रहे हैं कि उसका जो एक्चुअली स्टार्टिंग परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, डबल केज के लिए जा रहे हैं एक्चुअली। लेकिन अगर मैं पुल आउट टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो पुल आउट टॉर्क इन केस ऑफ द डबल केज जो मिलता है वो कम मिलता है इन कंपेरिजन टू द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं क्या, इन डबल केज इंडक्शन मोटर, in double cage induction motor T max is less than that of what, T max of squirrel cage induction motor। नॉर्मल जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसका टॉर्क से क्या होता है, उसका मैक्सिमम टॉर्क से क्या होता है, कम होता है। T max ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, बात समझ में आ गई, ये वाला उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और प्रॉब्लम होता है क्या, देखिए आपके पास अगर आप देखें तो देखिए इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ बातें मेंशन है, तो इसके रिगार्डिंग से मतलब यही से आपको समझ में आ जाएगा, यही उसका डिसएडवांटेज होता है। देखिए आपके पास जो आउटर केज का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस देखिए कैसा है। हाँ, डबल केज मशीन, द आउटर केज देखिए स्टैंड स्टिल इंपेडेंस ऑफ द आउटर केज ऑफ अ डबल केज इंडक्शन मोटर इज 0.3 प्लस व्हाट 0.04 ओम, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कैसा कम है, रिएक्टेंस कैसा थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑफ द इनर केज का, देखिए इनर केज का मेरे पास जो डेटा दिया सही दिया है क्या क्वेश्चन में, 0.1 एंड 1.5, ठीक है। ये तो उतना मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो इतना सही से डेटा नहीं दिया एक्चुअली। देखा जाए तो इसमें क्या होता है, आपके पास जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो आउटर केज का जो रेजिस्टेंस होता है, और मैं कह सकता हूँ कि जो रिएक्टेंस होता है आपके पास इनर केज का, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, जो मेरे पास जो डबल केज और सिंगल केज दो अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, मैं अगर सपोज ड्रॉ करके भी दिखाऊँ आपको कि ये आउटर केज होता है, आउटर केज का रेजिस्टेंस और ये आउटर केज का रिएक्टेंस, ठीक है। सिमिलरली दिस इज द आउटर केज रेजिस्टेंस और ये आउटर केज रिएक्टेंस, ठीक है। जब अपन आउटर केज के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की अपन बात करेंगे, मैं उसको लिख देता हूँ, दिस इज आर नॉट, दिस इज व्हाट जे टाइम्स ऑफ एक्स नॉट, दिस इज इनर केज रेजिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट आउटर केज रिएक्टेंस, सॉरी इनर केज रिएक्टेंस, इस टाइप से। तो क्या होता है ना कि जब अपन इन डबल केज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करो, जब अपन स्टार्टिंग की बात करते हैं या जब नॉर्मल ऑपरेशन की भी बात करते हैं, तो जो इनर केज का जो रिएक्टेंस होता है आपके पास, ये वाला जो रिएक्टेंस होता है, दिस रिएक्टेंस, ठीक है, और जो आउटर केज का रेजिस्टेंस होता है, ये वाला आउटर केज का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये इनर केज के रिएक्टेंस की वजह से क्या होगा, आपके पास इनर केज के एक्स्ट्रा आता है, ये तो एक्स्ट्रा ही है ना, एक्स्ट्रा, क्योंकि अपन के पास नॉर्मली देखा जाए तो आपका जो रोटर सर्किट होता है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है इन सीरीज, ठीक है। इसमें तो दो है, दो मतलब दो रोटर से दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब ये एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या होगा, ये एक्स्ट्रा आने की वजह से जो फुल लोड पावर फैक्टर होगा आपका, फुल लोड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट का कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द रियल पार्ट, तो उसमें जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट है, अगर इंडक्टिव पार्ट मतलब कि रिएक्टिव पार्ट अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है पावर फैक्टर कैसा होगा, कमी होगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कम होगा। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस के आने की वजह से क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस जो रनिंग कंडीशन में क्या होगा, इसकी वजह से आने वाले स्क्वायर लॉसेस बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्योंकि जब इसमें स्लिप अगर ऐड हो जाएगी तो स्लिप ऐड होने की वजह से देखिए क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई एस, ये भी कैसा हो जाएगा, आर नॉट बाई एस। तो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखोगे या रनिंग परफॉर्मेंस आप देखोगे तो रनिंग परफॉर्मेंस पे इसका जो रेजिस्टेंस होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूट होगा इसका, इसके करस्पॉन्डिंग जो आई स्क्वायर लॉसेस आएंगे वो ज्यादा होंगे। आई स्क्वायर लॉसेस ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो इफिशियंसी होगी आपके पास, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसमें लिख सकते हैं अपन क्या, उसमें अपन लिख सकते हैं कि इन डबल केज इंडक्शन मोटर, इन डबल केज मोटर लिख रहा हूं मैं, इन डबल केज मोटर इनर केज रिएक्टेंस रिड्यूसेस द फुल लोड पावर फैक्टर, आई कैन से चाहे तो, ठीक है, क्योंकि रनिंग कंडीशन के लिए बोल रहा हूं। इनर केज रिएक्टेंस रिड्यूसेस द फुल लोड पावर फैक्टर, रिड्यूसेस द फुल लोड power factor and outer cage, ठीक है, and outer cage resistance increases the full load copper losses,
increases the full load copper losses, thereby reducing efficiency, thereby reducing what? Efficiency. ऑब्वियस है ना, अगर कॉपर लॉसेस अगर इंक्रीज हो रहे तो क्या इंक्रीज होगा? लॉसेस इंक्रीज होंगे, लॉसेस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? इफिशियंसी कम होगी। इनपुट और आउटपुट इन दोनों के बीच में जो डेविएशन होगा पावर का, दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम इसमें अपन को देखने के लिए मिलने वाली। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोर डेंजरस डिसएडवांटेज आई कैन से। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो इन सभी में अगर देखा जाए तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर की बात करूं तो उसका कॉस्ट जो आपके पास नॉर्मल प्लेन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसके कॉस्ट के कंपैरिजन में 20 to 30 टाइम ज्यादा होता है। क्या होता है? 20 to 30 टाइम ज्यादा होता है। तो लिख लीजिएगा उसमें, द कॉस्ट ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर, कॉस्ट ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर, मैं गलत बोला, 20 to 30 टाइम्स नहीं, 20 to 30%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर इज 20 to 30% more than that of plain squirrel cage motor, than that of what? plain squirrel cage motor, squirrel cage इंडक्शन मोटर। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज होता है भाई। तो ये जो भी अपन ने डिस्कस किया ना, पूरे के पूरे डिसएडवांटेजेस ही थे उसके। क्या थे? सॉरी, ये पूरे डिसएडवांटेज थे, ये एडवांटेज थे डबल केज के और सिंगल केज, एंड दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द मशीन्स और दिस प्लेन स्क्विरल केज एज वेल एज और दी रोटर इंडक्शन मोटर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जब उसका थ्योरी पढ़ाया था तो थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने सब चीज़ें आपको बताई नहीं थी, लेकिन अभी मैंने उसको कवर करा दिया क्योंकि मुझे उसको क्वेश्चन के साथ कवर कराना था। क्या कराना था मुझे? क्वेश्चन के साथ कवर कराना था। अब मैं बात करूंगा उसका, जो मेरे पास जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन के बारे में उसने क्या बोला है। आई थिंक उसने स्लिप का वैल्यू दिया है, मैंने लिखा नहीं शायद। तो स्लिप उसने देखिए क्या बोला है, एट स्टैंड स्टिल एंड एट स्लिप ऑफ 5%। ठीक है, उसने बोला है एट स्टैंड स्टिल एंड एट ए स्लिप ऑफ 5%, एट स्लिप ऑफ व्हाट? 5%। ठीक है, 0.3 प्लस जे 0.4 एंड 0.1 प्लस जे 1.5। ठीक है, तो लिख लेते भाई उसके जो पैरामीटर्स दिए उसके बारे में। ठीक है, मैं यहीं पे उसको लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास है 0.3, ये दिया आपको 0.4 और ये दिया आपको 0.1 और ये दिया आपको 1.5। क्या दिया? 1.5। इस टाइप से दिया। 0.1 ही दिया ना सेकंड केज का, बिल्कुल सी इनर केज का भी दिया। ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बनेगा तो ठीक है, मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ स्लिप से। तो ठीक है, इसको भी डिवाइड कर दिया मैंने किससे? स्लिप से। तो इसके अगर सपोज मैं करंट की बात करूँ तो करंट आई इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट? E2 डिवाइडेड बाय R2 बाय S, सॉरी R0 बाय S का स्क्वायर प्लस X0 का स्क्वायर। ये बन जाएगा आउटर केज करंट और ये बन जाएगा इनर केज करंट, दूसरा जो करंट होगा। दिस विल बी E2 डिवाइडेड बाय RI बाय S, RI अपॉन एस इसका स्क्वायर प्लस व्हाट? XI अपॉन XI का स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक है, तो I0 और II इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँ, ठीक है, वैसे अपन रेशियो अगर लेंगे तो ठीक है रेशियो भी ले सकते हैं, लेकिन उसने रिलेटिव बोला है तो स्टैंड स्टिल पे कितना आएगा और एट स्लिप ऑफ व्हाट 5% कितना आएगा, तो दोनों को कंपेयर करने कौन सी केस में ज़्यादा होगा और कौन सी केस में कम होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं I0 के लिए लिखूँ, I0 एट स्टैंड स्टिल, ये होगा E2 डिवाइडेड बाय, देखिए R0 का वैल्यू दिया 0.3 और एट स्टैंड स्टिल पे स्लिप विल बी 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.3 का स्क्वायर प्लस व्हाट? 0.4 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 0.3 का स्क्वायर प्लस व्हाट? 0.4 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास 0.25, ये बन जाएगा 0.5, एक्सक्यूज मी, ये बन जाएगा क्या? 0.5 ओम। तो ये बन जाएगा I0, ये बन जाएगा क्या? I0, इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं I0 ही ड्रॉ फाइंड करूँ एट I0 एट S इज इक्वल टू 0.05,
एट वॉट एस इज इक्वल टू 0.05 अगर मैं उसको फाइंड करूँ तो देखिए कितना बन जाएगा, दिस विल बी E2 डिवाइडेड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 0.05 इसका स्क्वायर प्लस वाट 0.4 का स्क्वायर प्लस वाट 0.4 का स्क्वायर इस टाइप से, तो बन जाएगा E2 डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा 0.05 1/0.05 क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 0.3 इज ये बन जाएगा 6। बिल्कुल सही है, ठीक है, 6 बन जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस व्हाट 0.4 का स्क्वायर। इसको फाइंड करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ। तो देखिए भाई इसका जो वैल्यू आएगा दिस विल बी 6 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 6.013, तो ये आ जाएगा आपके पास E2 अपॉन 6.013। ठीक है, अब इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ क्या, दिस इज एट स्टैंड स्टिल एंड दिस इज व्हाट रनिंग कंडीशन। ठीक है, स्लीप कोई एक अलग वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लीजिएगा फिर, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो E0 अपॉन व्हाट I नॉट अपॉन व्हाट, दिस इज रनिंग कंडीशन के लिए एंड दिस इज व्हाट स्टैंड स्टिल के लिए। तो ये बन जाएगा आपके पास E2 डिवाइडेड बाय 0.5 E2 डिवाइडेड बाय 0.5 और ये बन जाएगा आपके पास E2 डिवाइडेड बाय 6.013। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 6.013 डिवाइडेड बाय व्हाट 0.5। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, देखिए कितना बन जाएगा है, जिस मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 12.26। तो अगर आप देखो तो देखो जो स्टार्टिंग में जो करंट आएगा वो क्या आ जाएगा, जो रनिंग करंट होगा उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा ही आने वाला है। क्या आने वाला है, ज़्यादा ही आने वाला है, क्योंकि अगर आप देखो तो उसको देखिए I0 अपॉन IST इज इक्वल्स टू व्हाट 12.026 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय व्हाट क्या हो जाएगा I0 ऑफ R बन जाएगा, मतलब ज़्यादा करंट आने वाले स्टार्टिंग के केस में। ठीक है, एज कम्पेयर टू द फुल लोड कंडीशन। ठीक है, जैसे मैंने किसके लिए निकाला, इसके लिए फाइंड किया मैंने स्टार्टिंग करंट, आपको सिमिलरली आउटर केज का मैंने फाइंड किया, सिमिलरली आपको इनर केज का फाइंड करना है, एंड इन द सेम वे यू हैव टू एस्टिमेट इट फॉर व्हाट आउटर केज के लिए, इनर केज के लिए, टॉर्क के लिए भी ऐसा ही कुछ करना है आपको, क्या करना है, ऐसा ही करना है। ठीक है, तो टॉर्क के लिए भी फाइंड करते हैं भाई अपन और इसके लिए भी फाइंड करते हैं। तो देखिए भाई बात करते हैं अभी फॉर इनर केज के लिए, सो कैलकुलेशन फॉर इनर केज। कैलकुलेशन फॉर व्हाट इनर केज, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इनर केज के कैलकुलेशन देखिए किस टाइप से करेंगे अपन। ठीक है, तो इनर केज का दिस इज गोइंग टू बी E2 अपॉन RI अपॉन S इसका स्क्वायर प्लस व्हाट XI का स्क्वायर प्लस व्हाट XI का स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, ये तो डायरेक्टली कट ही हो जाता है। ठीक है, सो I in एट स्टार्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू I in एट व्हाट स्टैंड स्टिल। ठीक है, रनिंग कंडीशन के लिए मैं R लिख रहा हूँ ना। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे जो आएगा दिस विल बी व्हाट RI अपॉन S इसका स्क्वायर प्लस व्हाट XI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, देखिए स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के लिए 1 हो जाएगा, तो स्टार्टिंग के लिए स्लिप का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा दिस विल बिकम RI का स्क्वायर प्लस व्हाट XI का स्क्वायर प्लस व्हाट XI का स्क्वायर, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, देखिए क्या बन जाएगा, RI का वैल्यू क्या है भाई, दिस इज 0.1 डिवाइडेड बाय स्लिप का वैल्यू क्या है 0.05, मतलब ये बन जाएगा आपके पास 20। ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर प्लस व्हाट 1.5 का स्क्वायर प्लस व्हाट 1.5 का स्क्वायर, इस टाइप से। बस इसको सॉल्व करना है, फिर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 1.6629, ये बन जाएगा क्या 1.6629, ये बन जाएगा इस टाइप से। देखिए भाई बात करें तो क्वेश्चन के बारे में क्या बोला इस क्वेश्चन में उसने, तो उसने आपको देखिए इनर और आउटर केज के इंपेडेंस दे दी है और पूछ रहा है कि कंपेयर द रिलेटिव करंट्स एंड टॉर्क्स ऑफ द मशीन एट स्टैंड स्टिल इंपेडेंस ऑफ, एट स्टैंड स्टिल उसने बोला है तब आपको उसको कंपेयर करना है, एंड एट अ स्लीप ऑफ 5%। मतलब क्या, इनर केज करंट, आउटर केज करंट विद रिस्पेक्ट टू इनर केज करंट, आउटर केज टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू इनर केज टॉर्क, एट स्टैंड स्टिल पे दोनों को कंपेयर करना है, एंड एट अ स्लीप ऑफ 5% आपको कंपेयर करना है। तो देखिए किस टाइप से करोगे। ठीक है, तो उसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ, आउटर केज सर्किट
ठीक है, और ये बनेगा आपके पास इनर केज सर्किट। इनर केज सर्किट मतलब इनर केज इंपेडेंस रेजिस्टेंस दिखाना है। दिस इज, ठीक है, इस टाइप से। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं बात करूंगा पहले आउटर केज करंट क्या आ जाएगा। आउटर केज करंट विल बी E2 अपॉन आउटर केज रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस व्हाट आउटर केज रिएक्टेंस का स्क्वायर। सिमिलरली इनर केज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इसके लिए फाइंड करूंगा E2 अपॉन व्हाट RI/S प्लस व्हाट XI का स्क्वायर प्लस व्हाट XI का स्क्वायर। तो इन दोनों का रेशो पता करना है, क्या करना है, इन दोनों का रेशो। जब आप इन दोनों का रेशो लोगे तो देखिए रेशो क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम RI का होल स्क्वायर प्लस व्हाट XI का स्क्वायर। मैं एट स्टैंड स्टिल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, स्टैंड स्टिल पे डायरेक्ट अगर मैं जनरलाइज के लिए बात कर दूँ तो ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा एंड दिस विल बिकम व्हाट R0 अपॉन S इसका स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है इसमें, अब आपको बस इन दोनों में बस वैल्यूज पुट करनी है। पहले मैं पता कर रहा हूँ किसके लिए, एट स्टैंड स्टिल पे, एट स्टैंड स्टिल पे, ठीक है। तो चाहे तो मैं इसको लिख भी देता हूँ एट स्टैंड स्टिल, एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। एट स्टैंड स्टिल पे देखिए किस टाइप से होने वाला है भाई। RI का वैल्यू कितना दिया है आपके पास, इट इज 0.1 इसका स्क्वायर प्लस व्हाट XI का वैल्यू कितना दिया है 1.5 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज 0.3 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। तो आपको बस देखना है कि किस टाइप से आने वाला है अभी, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.5 का, सॉरी 1.5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास 2.26 डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 3/, ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 3। तो इनर केज करंट एंड आउटर केज करंट इन दोनों का जो रेशियो है एट स्टैंड स्टिल पे इट इज इक्वल्स टू व्हाट 3, किसके बराबर आया 3 पे। अब मुझे क्या करना है, सेम रेशियो फाइंड करना है एट अ स्लीप ऑफ व्हाट 5%, एट अ स्लीप ऑफ व्हाट 5% पे मुझे उसका रेशियो फाइंड करना है। तो क्या करोगे, बस लिख दीजिएगा एट ए स्लीप ऑफ 0.05, सो दिस विल बी I0 अपॉन व्हाट आई, तो ये बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा, बस इसमें वैल्यूज पुट करो डायरेक्टली और कुछ नहीं है। तो वैल्यूज कैसे पुट करके, देखिए सबसे पहले 0.1 डिवाइडेड बाई 0.05 इसका स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस व्हाट 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 0.05 इसका स्क्वायर एंड व्हाट 0.4 का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 6 का स्क्वायर प्लस व्हाट 0.4 का स्क्वायर। तो देखते हैं कितना आने वाला है, आउटर केज करंट अपॉन व्हाट इनर केज करंट, ठीक है। इन दोनों का रेशो लेना है आपको बस, 6 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट 0.4157, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 0.4157, दिस इज द रेशियो ऑफ आउटर केज करंट विद रिस्पेक्ट टू इनर केज करंट एट अ स्लिप ऑफ 0.05, एट अ स्लिप ऑफ व्हाट 0.05। समझ में आएगी बात, ये रहा इसका वैल्यू। अब मैं बात करूंगा, सेम डिस्कशन विल बी देयर फॉर व्हाट आउटर केज टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू इनर केज टॉर्क एट स्टैंड स्टिल एंड आउटर केज टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू इनर केज टॉर्क एट व्हाट एट अ स्लिप ऑफ 0.05, ठीक है। तो बस उसको भी फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है भैया, ठीक है। तो पता करते हैं इसको किस टाइप से अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, अपन को पता है कि टॉर्क इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। जो टॉर्क इक्वेशन होती है आपके पास, टॉर्क अगर सपोज में टॉर्क इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ 3 इंटू I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 बाई एस, ये होती है आपके पास टॉर्क इक्वेशन डिवाइडेड बाय ओमेगा एस।
डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा एस, इस टाइप से होती है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ तो देखिए, अगर मैं इसके लिए लिखूँ तो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय I2 का वैल्यू क्या था आपके पास, E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 बाई एस डिवाइडेड बाय व्हाट R2 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस, इस टाइप से होता है। ठीक है, अब ये बनाकर सपोज मुझे इनर आउटर केज के लिए करना होगा तो मैं टी आउट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा दिस विल बी आउटर केज रेजिस्टेंस, दिस विल बी आउटर केज रेजिस्टेंस, दिस विल बी आउटर केज रिएक्टेंस। ठीक है, इनका वैल्यू मिल जाएगा इस टाइप से। सिमिलरली जब मैं इनर केज के लिए लिखूंगा तो इनर केज के लिए आ जाएगा टी इन मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर इन डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय आर आई का स्क्वायर प्लस एक्स आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 बाय ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 अपॉन ओमेगा एस, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जब मैं रेशो लूंगा तो आउटर केज टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इनर केज टॉर्क। ठीक है, जब इन दोनों का रेशो लूंगा मैं तो देखिए रेशो लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाली टर्म ऊपर चले जाएगी तो दिस विल बिकम आर आई अपॉन एस इसका स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट अपॉन एस इसका स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा आपके पास आर नॉट अपॉन एस डिवाइडेड बाय व्हाट आर आई अपॉन एस, इस टाइप से। तो यहाँ से एस कैंसिल हो जाएगा, अगर कैंसिल होगा तो बन जाएगा सिंपली आर नॉट अपॉन आर आई, क्या बन जाएगा आर नॉट अपॉन आर आई बन जाएगा। ठीक है, अब बस वैल्यूज पुट करना है आपके पास। आर आई अपॉन एस का वैल्यू क्या था आपके पास 0.05, जब आपने उसको यहाँ पे पुट किया था तो उसका वैल्यू आया था आपके पास 2 आया था, कितना 2। ठीक है, तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स आई का वैल्यू क्या था 1.5 का स्क्वायर। सॉरी मैं पहले स्टैंड स्टिल के लिए पता करता हूँ ना। ठीक है, अगर मैं स्टैंड स्टिल के ठीक है मैं पहले लिख देता हूँ एट स्टैंड स्टिल पे पता करता हूँ, उसके बाद में एट स्लिप ऑफ 0.05 के लिए पता करूँगा। सो एट स्टैंड स्टिल स्लिप इज इक्वल टू 1, तो वहीं पे अपन पता कर रहे हैं। सो दिस विल बिकम आउटर टॉर्क अपॉन आउटर केज टॉर्क अपॉन नॉट इनर केज टॉर्क। तो देखिए किस टाइप से आने वाला है, अगर मैं सपोज आर आई का वैल्यू क्या अपने पास आर आई का जो वैल्यू 0.1 है तो ठीक है मैं 0.1 का स्क्वायर बना देता हूँ। सो 0.1 का स्क्वायर प्लस दिस इज 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट क्या आपके पास है दिस इज 0.3, सो 0.3 का स्क्वायर प्लस व्हाट 0.5 का सॉरी 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आउटर केज टॉर्क कितना आपके पास दिस इज 0.3 और इनर केज टॉर्क कितना आपके पास 0.41। ठीक है, और ओमेगा एस जो होगा आपके पास ओमेगा एस तो दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए मैंने उसको लिखा नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिवीजन आ जाएगा वो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बस मुझे इन दोनों का करना है, इन दोनों का जो आ जाएगा डेट विल 0.25 आ जाएगा और इन दोनों का देखते हैं 0.1 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आ जाएगा आपके पास 27.1712, ये आ जाएगा 27.12। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट आउटर केज टॉर्क अपॉन व्हाट इनर केज टॉर्क, दिस इज द रेशियो ऑफ व्हाट आउटर केज टॉर्क अपॉन इनर केज टॉर्क विद रिस्पेक्ट एट व्हाट एट अ स्लिप ऑफ 1, एट अ स्लिप ऑफ 1 और आई कैन से व्हाट एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। कहाँ पे स्टैंड स्टिल कंडीशन पे। अब मैं बात करूंगा सेम रेशियो की एट स्लिप ऑफ 0.05। सो एट a slip of s is equals to 0.05, सेम रेशियो के बारे में बात करेंगे कि उसका वैल्यू क्या आ जाएगा आउटर केज टॉर्क अपॉन व्हाट इनर केज टॉर्क एट अ स्लिप ऑफ 0.05। ठीक है, आर आई अपॉन एस मतलब क्या 0.1 डिवाइडेड बाय 0.05 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स आई का वैल्यू क्या था 1.5, तो ये बन जाएगा 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय और नॉट आउटर केज रेजिस्टेंस कितना था 0.3 था, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.05 तो बन जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, प्लस ये बन जाएगा 0.4 इसका स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय आउटर केज रेजिस्टेंस कितना था यहाँ पे आउटर केज रेजिस्टेंस वो था 0.3, दिस इज 0.1। देखना है कि ये क्या बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये देखना क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस व्हाट 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 0.4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास 0.5185। 0.5185 मैं फिर से एक बार उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं पे गलती ना हो जाए, अगर हो गई होगा तो उसको अपन रेक्टिफाई कर लेंगे। दिस पॉइंट सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर
0.5185, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास आउटर केज टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू इनर केज टॉर्क एट अ स्लिप ऑफ 0.05, एट अ स्लिप ऑफ व्हाट 0.05, तो ये आ जाएगा आपके पास उसका वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, उसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कहीं पे होती नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से देखोगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि मतलब बस रेशो निकालना है और वैल्यूज को बस मैनिपुलेट करना है। एक भी जगह पे अगर आपने उसको मैनिपुलेट करते हुए गलती करके समझ लेना, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल होता है डबल केज को रोटर, इनर केज रोटर वगैरह, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, मेरे हिसाब से हमने बहुत सारा डिस्कशन इसके ऊपर किया है। अभी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।